Hello students, welcome to the lecture series of Constitution of India। आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और आज के जो हमारे टॉपिक होंगे वो दो टॉपिक होंगे। पहला होगा एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है ना तो उसको कैसे इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट किया गया, और दूसरा टॉपिक रहेगा सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सेलिएंट फीचर्स क्या है, तो इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम पहला टॉपिक ले लेते हैं, एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को पूरे इंडिया में एनफोर्स किया गया था, मतलब लागू किया गया था। इसीलिए 26 जनवरी को हम जो है एज अ रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ऑन दैट डे द असेंबली सीज्ड टू एग्जिस्ट, ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू द प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया until a new parliament was constituted in 1952। तो जैसा अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फॉर्म किया था। ठीक है, तो 1950 को 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया तो ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है, वो क्या हो गई, सीज टू एग्जिस्ट, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब यहाँ पे क्या हो गई, खत्म हो गई। और यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इसको प्रोविजनल पार्लियामेंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो उस टाइम पे हमारे देश में, हमारे इंडिया में कोई पार्लियामेंट नहीं था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। फिर 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो उस दिन से हमारा जो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको प्रोविजनल पार्लियामेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, प्रोविजनल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो परमानेंट पार्लियामेंट बना वो 1952 में बना। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इंडिपेंडेंस के बाद, आजादी के बाद हमारे देश में जो पहले इलेक्शन हुए, जनरल इलेक्शन हुए, वो 1952 में हुए। तो 1952 से जो लोग चुन के आए है ना, उन सबने मिलके क्या फॉर्म किया, पार्लियामेंट फॉर्म किया। The date of 26 January was chosen to commemorate the historical day, as on this day in 1930 that Poon Swaraj Day was celebrated and the tricolor flag of Indian independence was unfurled। अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे कि 26 जनवरी को ही क्यों चूज किया गया कि 26 जनवरी को ही क्या करना है, संविधान को इंप्लीमेंट करना है देश के अंदर। तो उसके पीछे एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को हमारे देश के अंदर क्या है, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, है ना। इंडियन कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और हमारा जो इंडियन फ्लैग है वो लाहौर सेशन हुआ था, ठीक है, दिसंबर 1929 में। और उसी के बाद जो है 26 जनवरी 26 को 1930 में इंडियन फ्लैग जो है वो अनफर्ड किया गया था, फहराया गया था। ठीक है, तो ये जो 26 जनवरी की इंपॉर्टेंस है इसको ध्यान में रखते हुए ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेनिंग टू सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविजन पार्लियामेंट, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन एंड शॉर्ट टाइटल कंटेन्ड इन आर्टिकल दिस came into force on November 26, 1949 itself। अब देखिए, हम तो ये जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली वो दो पार्ट में एनफोर्स किया गया इंडिया के अंदर, है ना। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल हो गया तो 26 नवंबर 1949 को उसको अडॉप्ट कर लिया गया, है ना, उसको मान लिया गया कि हाँ ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, फाइनल हो गया। ठीक है, तो 26 जनवरी 1949 को ये जो कुछ आर्टिकल्स हैं, है ना, या 5, 6, 7, 8, 9, ये टोटल जितने भी आर्टिकल यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को ही इंडिया में लागू हो गए। जैसे इसमें से एक आर्टिकल था सिटीजनशिप। अब क्योंकि हमारा देश आजाद हुआ है 1947 में, है ना, बहुत सारे जो क्या कहते हैं ब्रिटिशर्स थे वो अभी देश छोड़ के नहीं गए हैं, यहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, फिर इंडिया और पाकिस्तान जैसे हम कह रहे हैं कि बंटवारा हो चुका है, तो अब इंडिया का सिटीजन कौन होगा, भारत का नागरिक कौन होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। तो इस तरह के अच्छा, प्रोविजनल पार्लियामेंट, है ना, पार्लियामेंट अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म होगी तो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या कहा जाएगा, तो इससे रिलेटेड इस तरह के जितने भी आर्टिकल थे
वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग प्रोविजंस थे, मतलब मेजर पार्ट था, वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसीलिए इस डे को हम रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिकली दो पार्ट में एनफोर्स हुआ इंडिया के अंदर, 26 नवंबर 1949 एंड 26 जनवरी 1950। नाउ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स क्या है? देखिए, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपने आप में पूरे वर्ल्ड का लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है ना। और उसके अपने एक स्पेशल फीचर्स हैं, तो उन स्पेशल फीचर्स को इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला फीचर है यहाँ पे रिटन एंड डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी तरह से रिटर्न है, वर्बली कुछ नहीं है। जो संविधान में लिखा गया है वो संविधान का पार्ट है, जो संविधान में नहीं लिखा गया वो संविधान का पार्ट नहीं है। डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। डिटेल का मतलब यह है कि हर एक उसके ऊपर क्या कहते हैं, हर एक जो आपका क्या कहते हैं, हर एक जो भी आर्टिकल है उसके ऊपर बेसिकली क्या किया गया है, डिटेल आर्गुमेंट हुए हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। ठीक है। सेकंड है सेल्फ मेड एंड इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। सेल्फ मेड का मतलब है, सेल्फ मेड का मतलब है कि अपने आप बनाया गया है, किसी ब्रिटिशर्स की या किसी फॉरेनर जो व्यक्ति है उनकी हेल्प नहीं ली गई है ना, अपने आप इनेक्ट किया गया है। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल दिया गया है, जो आगे वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इंडिया को डेमोक्रेटिक स्टेट, इंडिया को एक गणतंत्र इसके अंदर बताया गया है ना। इंडिया को सेकुलर स्टेट बोला गया है कि इंडिया के अंदर जो है सभी धर्मों को मानने वाले लोग जो है रह सकते हैं। इंडिया जो है रिपब्लिक है, मतलब इंडिया में अब जो है सरकार जो चुनी जाएगी वो इलेक्शन के द्वारा चुनी जाएगी। अब राजा का शासन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। कई राज्यों का समूह जो है वो भारत होगा। उसके बाद मिक्सचर ऑफ फेडरलिज्म एंड यूनिटैरिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है जहां पे सेंट्रल और राज्यों के बीच में गवर्नमेंट का डिवीजन होता है, और यूनिटरी जो सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, पावर का डिवीजन नहीं होता। तो दोनों तरह के जो हमारे इंडिया में देखने को मिलती है गवर्नमेंट के अंदर, दोनों ही फीचर देखने को मिलते हैं। ठीक है। देन मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हम रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों प्रॉपर्टीज उसके अंदर है। रिजिडिटी का मतलब यह है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है चेंज नहीं कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है चेंज कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो होते ही है ना। तो यहाँ पे रिजिडिटी का बेसिकली मतलब यह है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में या गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहते हैं चेंज तो कर सकती है, लेकिन रिजिडिटी की बात करें तो इतनी आसानी से नहीं कर सकती। उसके लिए कई तरह के आर्टिकल दिए गए हैं, 3 तरह के प्रोसेस समझाए गए जो आने वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उन 3 प्रोसेस के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट या चेंजेस कर सकती है। नेक्स्ट है बाइकैमरल यूनियन पार्लियामेंट। बाइकैमरल की बात करें तो बाइकैमरल का मतलब होता है 2 हाउसेस। तो हमारा जैसे पार्लियामेंट है उसके अंदर 2 हाउसेस है, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये हमारे क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया गया है कि इंडिया का जो पार्लियामेंट होगा वो बाइकैमरल होगा। और ऐसे ही राज्यों की अगर हम बात करें तो हमारे जितने भी राज्य हैं इंडिया के अंदर वहां पे सब जगह एक हाउस, मतलब विधानसभा तो होगा ही होगा, लेकिन कुछ राज्य चाहें तो अपने यहाँ पे विधान परिषद का भी गठन कर सकते हैं, है ना। तो ये बाइकैमरल सिस्टम है। बाइकैमरल में क्या होता है, गवर्नमेंट या पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउसेस होते हैं। देन एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज का मतलब यह है कि हमारे भारत के अंदर संविधान में हम लोगों को यह अधिकार दिया गया है कि हम लोग वोट डाल सकते हैं। तो हमारे इंडिया में जैसे गवर्नमेंट ने अभी 18 साल की एज डिसाइड करी है, तो 18 साल की एज के अंदर जो भी कोई व्यक्ति है 18 साल को अटेन कर लेता है ना, तो वो वोट डाल सकता है। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव या किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजंस। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं, आर्टिकल 51A में है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो 6 फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बताए गए हैं, और ये 6 फंडामेंटल राइट्स है राइट टू इक्वालिटी, है ना, राइट टू फ्रीडम,
right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right, and right to constitutional remedies। तो ये 6 तरह के मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हर एक भारतीय को दिए गए हैं। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में हम इनको क्या कहते हैं, एक अलग से लेक्चर में इनको डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ना, इसको डीपीएसपी शॉर्ट में बोलते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जनरली गवर्नमेंट के लिए सजेशंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, और ये कहा गया है कि गवर्नमेंट जब भी लोगों के लिए पॉलिसी बनाए, कोई नया कानून बनाए, तो गवर्नमेंट उसमें क्या करे, गवर्नमेंट उन सजेशंस को ध्यान में रखे। ठीक है, तो अब ये कौन कौन से सजेशन होते हैं, तो इसके ऊपर भी एक अलग से हम लोग वीडियो में चर्चा करेंगे। देन सिंगल इंटीग्रेटेड स्टेट विद सिंगल सिटीजनशिप। भारतीय नागरिकता की जब हम बात करते हैं तो सिंगल सिटीजनशिप हमारे इंडिया में दी जाती है ना। तो अगर हम मान लीजिए कहीं फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो हम वहां पे यही जाके बोलते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, हम इंडियन सिटीजन हैं। हम ये नहीं बोलते कि हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, तमिलनाडु के नागरिक हैं, है ना। तो जो नागरिकता देने का काम है, जो सिटीजनशिप देने का काम है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, और सिंगल सिटीजनशिप जो है दी जाती है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, हमारी जो न्यायपालिका है, जुडिशरी, वो इंटीग्रेटेड है ना। टॉप लेवल की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में हाई कोर्ट आते हैं, हाई कोर्ट के अंडर में क्या आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट के अंडर में ट्राइब्यूनल्स आते हैं और कंज्यूमर फोरम्स आते हैं, है ना। तो हमारी जो पूरी न्यायपालिका है वो एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है। अगर मान लीजिए कोई केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो भी फैसला हो, उसमें जो 2 पार्टी या 3 पार्टीज इन्वॉल्व है, अगर उस फैसले से खुश नहीं है, उस डिसीजन को लगता है कि उन्हें उनके फेवर में नहीं गया, तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब यह है कि जो हमारी न्यायपालिका है उसको हमारे देश में इंडिपेंडेंट रखा गया है ना। जो भी हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का कोई भी प्रेशर हमारी न्यायपालिका जुडिशरी के ऊपर नहीं है, इंडिपेंडेंट रखा गया है। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली न्यायपालिका काम करती तो लोगों को जस्टिस मिलने में परेशानी होती, लोगों को लगता है कि जो न्याय दिया गया है ना, उसमें फेयरनेस नहीं है। ठीक है, देन इमरजेंसी प्रोविजंस। हमारे देश में 3 तरह की इमरजेंसी लगाई जा सकती है। कौन कौन सी इमरजेंसी होती है ना। कोई हमारे देश के सामने क्रिटिकल कोई कंडीशन आ जाए, क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए, तो वहां पे हमारी गवर्नमेंट या हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो हमारे देश में इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इमरजेंसी क्या होती है, किस तरीके से लगाई जाती है, ये आने वाले वीडियोस में ये टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। और लास्ट है इसमें स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। उन प्रोविजन की हेल्प से गवर्नमेंट क्या करती है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।